नमस्कार विद्यार्थियों, केशवानंद स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेजों में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के फर्स्ट चैप्टर हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की जांच करेंगे। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ आपके सामने दो मैप बनाए गए हैं, दो मानचित्र दिए गए हैं। ये दोनों मानचित्र एक ही भूभाग के हैं। अब इनमें देखना यह है कि जिस तरह से हमने चैप्टर में यह है कि 1000 साल में हुए परिवर्तनों की पड़ताल, तो 600 वर्षों के समय अंतराल में 600 वर्षों के समय अंतराल में जो परिवर्तन हुए हैं, हम उनके बारे में सबसे पहले जानकारी लेंगे। तो ये चित्र जो है, ये जो मानचित्र है, ये अरब देश के भूगोलवेता अल इद्रिसी ने बनाया है। किसने बनाया है? अल इद्रिसी ने बनाया है। जो कब बनाया? 1154 में। कब बनाया? 1154 में बनाया है। अब इसमें और ये चित्र बनाया है एक फ्रांसीसी चित्रकार ने 1720 में। ये मानचित्र बनाया है 1720 में एक फ्रांसीसी चित्रकार ने। किसने बनाया है? फ्रांसीसी चित्रकार ने। ठीक है भाई। तो हमें देखना यह है कि इन दोनों में क्या परिवर्तन आया है। तो 1154 में जब अरब भूगोलवेता अल इद्रिसी ने जो ये मानचित्र बनाया है, ये मानचित्र दुनिया का मानचित्र है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है। अब उसने इसको किस प्रकार दर्शाया है कि उसने भारतीय उपमहाद्वीप को इस प्रकार दर्शाया है कि जैसे आज हम उत्तर भारत का नाम देते हैं, उसको उसने दक्षिण भारत के रूप में दर्शाया था। यानी इस भाग को आज हम किसके नाम से जानते हैं? दक्षिण भारत के नाम से। और उस समय इसको उसने उत्तर भारत के रूप में दर्शाया था। श्रीलंका को भी ऊपर दर्शाया था। किसने? अरब के भूगोलवेता अल इद्रिसी ने। ठीक है भाई। अब इसने पूरी जो जानकारी है वो अरबी भाषा में दी है। इसने पूरी जानकारी अरबी भाषा में दी है। 1720 में जो फ्रांसीसी मानचित्रकार ने जो मानचित्र बनाया, वो लगभग आज की स्थिति के जैसा था। इसमें जो आज हम जिस भूभाग को दक्षिण भारत कहते हैं, उसे दक्षिण भारत में और उत्तर भारत के भूभाग को उत्तर भारत के रूप में दर्शाया था, तथा भारत के जो समुद्री तटवर्ती क्षेत्र थे उनको भी उसने दर्शाया था। किसने? फ्रांसीसी चित्रकार ने। इसने इसके समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों को भी दर्शाया है इस मानचित्र में। यह ऐसा इसलिए हुआ। अब यह बदलाव कितने समय में आया? 600 वर्षों में। कितने समय में आया? 600 वर्षों के ये बदलाव था। अब इसने तटवर्ती इलाकों का ब्यौरा इस मानचित्र में क्यों दिया? क्योंकि यूरोप से जो व्यापारी भारत आते थे, वो इसी मानचित्र का उपयोग करते थे। कौन? यूरोप के व्यापारी जब भारत में व्यापार के लिए आते थे, तो जो समुद्र में या नाविक रास्ते से, समुद्री रास्ते से जो आते थे, वो इसी नक्शे का उपयोग करते थे। अब इसके अलावा मानचित्रों के अंकन में
विज्ञान ने भी काफी परिवर्तन किया है। मानचित्रों के अध्ययन में, अंकन में विज्ञान ने भी काफी परिवर्तन किया है। कैसे, वो देखो। मानचित्रों के अंकन में विज्ञान ने भी काफी परिवर्तन किया है। मानचित्रों के अंकन में यानी कि प्रदर्शित करने में विज्ञान ने भी काफी परिवर्तन किया है, बदलाव या परिवर्तन किया है, इतिहासकार बीते समय में, गुजरे हुए समय में दस्तावेजों और नक्शे में लेखों का अध्ययन करते हैं तो उन सूचनाओं के संदर्भों को विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों में दर्शाया जाता है या उनका ध्यान रखा जाता है। इतिहासकारों के द्वारा मानचित्रों में जिन सूचनाओं को दर्शाया जाता है उनके पृष्ठभूमि के संदर्भों का भी ध्यान रखा जाता है। ये बदलाव केवल मानचित्रों के अंकन में ही नहीं हुआ बल्कि शब्दों में भी हुआ है। नई पुरानी शब्दावली में भी काफी अंतर आया है। ऐतिहासिक जो अभिलेख है वो कई तरह की भाषाओं में लिखे गए हैं, लिखे गए हैं ऐतिहासिक अभिलेख। भाषा भी समय के साथ साथ भाषा में भी बदलाव आया है। जैसे मध्य युग की जो फारसी भाषा है, मध्य युग की जो फारसी भाषा है वो आधुनिक फारसी भाषा से विभिन्न है, वो आधुनिक फारसी भाषा से अलग है। यह विभिन्नता जो इनमें दोनों एक ही भाषा में जो विभिन्नता आई है, ये न केवल व्याकरण से संबंधित विभिन्नता है बल्कि शब्दों के अर्थ में भी बदलाव हुए हैं, शब्दों के अर्थों में भी बदलाव आए हैं। जैसे आज हम पूरे भारत देश के लिए हिंदुस्तान शब्द का उपयोग करते हैं, कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन 13वीं सदी में इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने इस शब्द का उपयोग, कौन से शब्द का उपयोग? हिंदुस्तान का उपयोग। शब्द का उपयोग केवल पंजाब, हरियाणा व गंगा यमुना के क्षेत्रों के लिए ही किया था। 13वीं सदी में आज हम जो संपूर्ण भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का उपयोग करते हैं, किसी समय यानी उस 13वीं सदी में इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने इस शब्द का उपयोग केवल पंजाब, हरियाणा व गंगा यमुना के क्षेत्रों के लिए ही किया था। किसके लिए किया था? गंगा यमुना के क्षेत्रों के लिए ही किया था। या यह शब्द उन्हीं क्षेत्रों के लिए थे, या यह शब्द उन्हीं क्षेत्रों के लिए था जहां सल्तनत काल में मुस्लिम शासकों का जो शासन था उन्हीं क्षेत्रों के लिए था। लेकिन जैसे जैसे ये मुस्लिम शासक फैलता गया भारत में, धीरे धीरे इस शब्द की परिभाषा भी बदलती चली गई। इस शब्द की परिभाषा भी बदलती चली गई। कौन से शब्द की? हिंदुस्तान
शब्द की। जैसे जैसे ये सल्तनत काल के शासक अपने क्षेत्र को, अपने साम्राज्य को बढ़ाते गए, वैसे वैसे हिंदुस्तान भी अपनी परिभाषा बदलता गया, हिंदुस्तान शब्द भी अपनी परिभाषा बदलता गया। लेकिन फिर भी इस शब्द के लिए दक्षिण भारत अभी भी अनजान था, यानी दक्षिण भारत के लिए इस शब्द का उपयोग तब भी नहीं किया जाता था। कब? जब सल्तनत काल के दौरान मुस्लिम शासकों के द्वारा जो अपने क्षेत्रों को बढ़ाया जा रहा था या फैलाया जा रहा था, उनके लिए इस शब्द का उपयोग उस समय, दक्षिण भारत के लिए उस शब्द का उपयोग नहीं किया जाता था। लेकिन वो बाबर ने 16वीं सदी में, बाबर ने 16वीं सदी में सोलहवीं सदी के आरंभ में भूगोल, पशु पक्षियों, और यहाँ की संस्कृति व निवासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया, इस शब्द का प्रयोग किया। सोलहवीं सदी में बाबर ने, यानी 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का उपयोग केवल पंजाब, हरियाणा व गंगा यमुना के क्षेत्रों तक ही किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे भारत में सल्तनत काल का आरंभ हुआ और जैसे जैसे इनका साम्राज्य फैलने लगा, तो धीरे धीरे इस हिंदुस्तान की परिभाषा भी बदलने लगी। लेकिन दक्षिण भारत को इस शब्द की परिभाषा से अलग रखा गया। लेकिन 16वीं सदी में बाबर ने यहाँ के भूगोल, पशु पक्षियों और संस्कृति और निवासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। ठीक है, आगे की जानकारी अगले वीडियो में।